नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियोस 35 साल 36 साल चक्र के ऊपर बनाए थे जो लोगों ने बहुत पसंद किए और उसमें कुछ क्वेरीज़ आई थी 35 साल चक्र के ऊपर। उसको निवारण करने के लिए मुझे और वीडियो बनाने पड़े, तो उसके लिए ये वाला जो इल्म सामुद्रिक वाला हिसाब था ये थोड़ा डिले हो गया। इसको मैं इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर अगले में भी डालेंगे, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसको इसमें पूरा करूँ, क्योंकि इल्म सामुद्रिक जो है लाल किताब के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा भी है। कई चीज़ें इससे ली गई हैं, उसमें डाली गई हैं और दोनों को कोऑर्डिनेट करके कई भविष्यवाणियाँ बनाई गई हैं। किसी किसी के बारे में बहुत क्लियरली लिखा गया है, किसी के बारे में सिर्फ इशारा देकर छोड़ा गया है। तो मैं उन्हीं इशारों को और आगे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से इसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने जैसे बताया था कि इस वीडियो में मैं इल्म सामुद्रिक की एडवांस स्टडी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे हथेली एवं अंगुलियों पर बहुत ही महीन धारियाँ होती हैं जिन्हें इंग्लिश में रिजेस कहते हैं। आपने देखा होगा, आप एनलार्ज करके देखेंगे तो ये रिजेस दिखती हैं। लकीरों के अलावा ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसी होती है हथेलियों के ऊपर। हमारे ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं वह इन्हीं धारियों के माध्यम से हथेली पर स्टोर होती रहती हैं, ये तरंगें करंट के शक्ल में, और उचित मात्रा में इन कॉस्मिक करंट्स को नर्वस सिस्टम के द्वारा दिमाग में भेजा जाता है। जब भी इन कॉस्मिक तरंगों में व्यवधान आता है, मतलब कोई अड़चन आ जाती है किसी भी वजह से, तो व्यक्ति की जो लाइफ फोर्स, जिसको जीवनी शक्ति बोलते हैं, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यह पता लगता है इन धारियों के टूटने फूटने या कट फट जाने से। मतलब पर्टिकुलर एरिया में किसी माउंट के ऊपर कोई धारी टूट फूट गई, कट फट गई, तो ये बताती है कि इसकी व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ लाइफ फोर्स में इस एरिया में कमी आ रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि यदि सूर्य पर्वत से लेकर हृदय रेखा, सूर्य पर्वत आप लोग इनमें सामुद्रिक पढ़ते हैं तो मालूम है सूर्य पर्वत कौन सा है, तीसरी उंगली के नीचे वाला जो बेस से होता है वो सूर्य पर्वत है। तो उससे नीचे से लेके और अपने ये हृदय रेखा तक ये एक पर्वत का एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से एनलार्ज करके अगर देखें धारियों को, तो यहाँ की धारियाँ अगर डिफेक्टिव हो जाती हैं, मतलब टूट फूट जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, कमज़ोर दिखने लगती है, तो इसमें हार्ट अटैक या हार्ट ट्रबल के चांसेस बनते हैं। अगर ये किसी बच्चे के हाथ में भी अगर आपको देखने को मिले तो एक अलार्मिंग सिग्नल है ये कि उस बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकता है। मान लो अनुवांशिक हार्ट डिजीज़, ये कई बच्चों में होता है ना, दिल में छेद हो जाना, ये तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल है। अगर उसमें आप किसी में देखें तो ये चीज़ आप बता सकते हैं कि आप एक दफ़ा इसको चेकअप करवा के देखिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा कटी फटी है, तो बड़ा मुश्किल है ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा समय तक जीवित रहना। इस प्रक्रिया को मैं आपको समझाता हूँ। इसको कैसे समझेंगे कि यदि किसी कमरे को जाने वाली जो लाइट का कनेक्शन अपन देखते हैं, आजकल एमसीबी के थ्रू जाती है हर कमरे की। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब वोल्टेज में अप डाउन हो जाए तो वो ऑफ हो जाता है। तो एमसीबी तभी ऑफ होता है जब पावर सप्लाई पर ओवरबर्डन पड़ता है। ठीक यही बात इन रिजेस के ऊपर होता है। बहुत पहले एक मेरे मित्र थे, बहुत वर्षों से मेरी मुलाकात नहीं है, बहुत ही ऊंचे दर्जे की वो तांत्रिक थे, और तांत्रिक होने के साथ साथ वो वैज्ञानिक भी हुआ करते थे। मतलब वैज्ञानिक तांत्रिक थे, मतलब ऐसा नहीं कि लाल लाल आंखें किए, तिलक त्रिपुंड लगाए, त्रिशूल लिए, गाली बकते हुए चले, वो वाली इमेज नहीं थी। अच्छे खासे पढ़े लिखे और तंत्र शास्त्र में बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि कॉस्मिक करंट जो आती है अब यूनिवर्स से,
वो करीब करीब 0.6 वोल्ट की होती है और वह इन रिजिस के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा ऑप्टिमम मात्रा में, मतलब जिस व्यक्ति की जितनी कैपेसिटी होती है उतनी ही मात्रा में वो उसके दिमाग के लिए भेजी जाती है। और ये ऑप्टिमम मात्रा जो करंट की है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, हर व्यक्ति के लिए। और यही ऑप्टिमम मात्रा दिमाग में जाती है, वहाँ से जब पलट के हथेली पे आती है, उंगली से आती है, तो ये फिंगरप्रिंट पैटर्न को बनाती है। इसीलिए दुनिया में हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। ये बात है। तो क्या होता है कि ये ऑप्टिमम मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है और इन कॉस्मिक करंट को दिमाग प्रोसेस करके फिर से ब्रह्मांड को प्रेषित करता, जैसा मैंने बताया है, जो कि हथेली एवं उंगली के द्वारा ब्रह्मांड में विलीन होती है। आपके हथेली से होती हुई उंगली पे जाती है, उंगली के द्वारा फिर ब्रह्मांड में चली जाती है। और ये जो आने जाने का जो एक ट्रैक बनता है, इसी के कारण हमारे हथेली पे लकीरें बनती है। ये लकीरें आपके ये कॉस्मिक करंट के जो आना है एक रहस्यमय चीज़ है और दिमाग से प्रोसेस होके आना ये एक कर्म बेस्ड चीज़ है जो हमारे यहाँ दिमाग करता है, स्थूल दिमाग जो करता है। तो वो एक इम्प्रिंट हमारे हाथ पे आ जाता है और ये प्रिंट जो है, जिसको हम ब्लू प्रिंट भी कह सकते हैं, ये हमारे तकदीर का ब्लू प्रिंट भी होता है, जिसमें कर्म का एक कुछ हिस्सा होता है और बाद में जन्म जन्मांतर के द्वारा जो रचे गए तकदीर है, जिसको डेस्टिनी कहते हैं, वो होता है। ये लेखा जोखा एक संक्षिप्त विवरण है जो लकीरों के माध्यम से हमारे हाथ में दिखती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब करंट का आना और फिर वहाँ जाना। तो ये इस तरह से ये जो एक जन्म जन्मांतर के जो लेख है ये हमारे हथेलियों पे अंकित हो जाता है। अब इसी को बेस करके ये माना गया है, ये तो इल्म सामुद्रिक अंश है, इसी को बेस करके जन्म जन्मांतरों का ये लेखा जोखा लाल किताब के इल्म ज्योतिष में भी इसको शामिल किया गया है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है हम लोग जो कैलकुलेशन वाली ज्योतिष मेथड से करते हैं वो आ नहीं पाती सूक्ष्म चीज़ें। तो अगर आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आप अध्ययन करते हैं, तो कई चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी जो कि उसमें नहीं मिल रही हैं आपको, या कोई चीज़ अगर आपको वहाँ पे डाउट हो रही तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये कॉस्मिक तरंगे सांसों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को संचालित करती हैं। ये जो कॉस्मिक तरंगे आई, ये इन्होंने हथेली पे लकीर तो बनाया ही बनाया, लेकिन जो हम लोग सांसों का आना जाना जो करते हैं हमारे उसमें, यही जीवन है। जब तक सांस आ रही है और जब पलट के जाती है तो ये जीवन है। अगर सांस आई और पलट के नहीं गई तो वो जीवन नहीं है। तो समझने के लिए एक शास्त्र भी है जिसको स्वर साधना बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, किताबें भी पढ़ी होंगी, ऑथेंटिक बुक तो नहीं मिली इसकी, लेकिन स्वर साधना मतलब हर नॉस्ट्रिल से आपके ये नाक से इससे स्वर अलग अलग समय में अलग अलग नाकों से चलते हैं और कभी कभी दोनों से चलते हैं। तो ईड़ा पिंगला, और जब दोनों नाकों से चलने लगे तो सुषुम्ना बोलते हैं। तो सुषुम्ना वाले स्वर के दौरान कहते हैं अगर साधना की जाए, मेडिटेशन किया जाए तो उसका फल कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये नरक 84 का जिनको नॉलेज है, मतलब इसके थ्रू कब कट रहा, कब ये गलत हो रहा, तो उनको मृत्यु का पूर्वाभास होता है। इस बारे में लाल किताब में सिर्फ एक इशारा है, जैसे अगर सांस या हवा जो कि गुरु से संबंधित है, अगर गुरु ही ख़त्म हो जाए तो नरक 84 खत्म, अर्थात जीवन के अंत का क्षण। क्योंकि अगर बुध अंडे का खोल है तो गुरु जो कि जर्दी है निकल जाए तो अंडे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यह खत्म कब होगा इसको इल्म सामुद्रिक से जान सकते हैं। ये एक बहुत ही रहस्यमय एवं महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर लाल किताब में सिर्फ इशारा तो किया गया है, लेकिन आगे खामोशी अख्तियार कर ली गई। मैं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सुलझा पाया तो ज़रूर शेयर करूँगा, नहीं तो जैसी परमात्मा की मर्जी। वैसे भी लाल किताब का हुक्म है कि किसी का अंतिम समय
और गर्भ में पलने वाले शिशु का लिंग अर्थात सेक्स नाम बताया जाए। और मैं ये आपको यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे लाल, जैसे जैसे मेरे वीडियोस आते जाएंगे, ये लाल किताब के डीप में जाते जाएंगे, डीप उसमें जाएंगे कि लाल किताब के ऐसी गहराई में जाएंगे जो कि सुपरफिशियल आपको नहीं समझ में आया अभी तक। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये समझना है लाल किताब के बारे में तो आप पढ़ते भी रहिए, सिर्फ कमेंट में पूछिए मत और उपाय के पीछे भागिए मत। ये उपाय तो ये है कि आपके साधना के रास्ते में आने वाले प्रलोभन हैं जो आपको भटका देते हैं। तो अगर आपको लाल किताब की सही नॉलेज चाहिए तो इसको पढ़ते रहिए और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ बने रहिए। तो हथेली में आप देखेंगे कि मैं हालांकि स्लाइड लगाऊंगा अभी, मैं इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। तो हथेली में जब आप देखेंगे ये रिजेस का, तो कहीं कहीं एक गुच्छों का एक बिंदु बना होता है, एपेक्स जिसको बोला जाता है। ये सभी उसके नीचे होता है अपने माउंट के नीचे, पर्वत के नीचे, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। मैंने स्लाइड में वो मार्क करके दिखाया हुआ है जिसको एपेक्स बोलते हैं। वहाँ से धारियाँ इधर से उधर जाती हैं। तो आप एक धारी को अगर फॉलो करें कि वो एक धारी इसके सेंटर पॉइंट से शुरू होकर कहाँ तक गई है, तो आपको मिल जाएगा कि ये घर किसके प्रभाव के साथ मिला हुआ, दूसरे ग्रह के साथ। यही इसका रहस्य है। कभी कभी ये चलते चलते बीच में टूट भी जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इस ग्रह का प्रभाव पूरा आने के पहले ही ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ये टूटती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। ओवरलैप होने का मतलब होता है कि ये कुछ समय के लिए साथ छोड़ेगी लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा। इसको आपको बहुत बारीक से देखना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद जो आपका एपेक्स होता है, एपेक्स हमेशा बहुत ही कम लोगों के हाथ में एपेक्स बीचों बीच मिलता है, मतलब उसके माउंट के या पर्वत के। ये या तो बाहर की तरफ झुका रहता है या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है या आजू बाजू हो जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जिस तरफ ये जाता है उस ग्रह का प्रभाव इस पर शामिल हो जाता है। जैसे गुरु का एपेक्स है पहली उंगली के, मान लीजिए वो बीचों बीच है तो गुरु बहुत मजबूत हुआ, शुद्ध रूप से गुरु मौजूद है और अच्छे खानों का वो मालिक है आपके कुंडली में। लेकिन अगर ये शनि की तरफ झुक जाए, जो अक्सर देखा जाता है, तो इसमें दो बातें होती हैं। मतलब इसमें शनि का प्रभाव शामिल रहता है, शनि के पर्वत की तरफ हो गया, इस पर शनि का प्रभाव शामिल हो गया। अब इस पर यह आता है कि शनि का प्रभाव तो शामिल हो गया, अब ये प्रभाव जो है शनि इसके ऊपर हावी होकर दे रहा है या ये शनि के ऊपर हावी हो रहा है। ये एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन किस पे हावी हो रहा है। तो माउंट को देखना पड़ेगा, कौन सा माउंट एक दूसरे से ऊंचा नीचा है। जो माउंट दूसरे से ऊंचा है उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। जो एक मेथड तो ये है। अगर ऐसा ना मालूम पड़े तो उंगली के जो टिप है उसको बारीकी से आपको निरीक्षण करना चाहिए, ये झुकी हुई किस तरफ है। मतलब शनि की उंगली अगर गुरु की तरफ झुकी है तो शनि ओवर पावर कर रहा है गुरु को, गुरु की उंगली अगर शनि की ओर झुकी है तो गुरु ओवर पावर कर रहा है शनि को। इस तरह दूसरी उंगलियों के ऊपर भी है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण होता है और इससे आप काउंटर चेक कर सकते हैं इल्म ज्योतिष को, इल्म सामुद्रिक के रेफरेंस में इल्म ज्योतिष को चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और क्या होती है कि हर उंगली के पैटर्न और धारियों का पैटर्न, क्या कहेंगे उसको, उसमें तो धारियों का एक गुच्छा जो बनता है उसका पैटर्न होता है। उंगलियों में बनने वाले पैटर्न और हथेली में बनने वाले पैटर्न अलग अलग टाइप के होते हैं। उस पैटर्न के बारे में और उनका जो गुण अवगुण है उसके बारे में भी मैं स्लाइड लगाऊंगा, बताऊंगा। अगर हो सका, स्लाइड न लगा सका तो बताऊंगा। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि उंगली के पैटर्न वो हथेली पे नहीं आना चाहिए। मतलब उंगली को हमने क्या किया है, 36 साला चक्र का वो बताया है इंडिकेटर, और हथेली 35 साला चक्र का इंडिकेटर। देखिए यहाँ पे इल्म सामुद्रिक
रास्ता दे रही है इल्म ज्योतिष को। तो उंगली पे जो पैटर्न है, जो उसका मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको, अगर हथेली पे आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति में एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, मतलब असामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति हो जाता है। उसमें वो कई चीज़ें अवगुण आ जाते हैं जो कि जनरली मतलब उसके सामने पर्सनैलिटी से आप देखेंगे दिखेंगे नहीं। उंगली का पैटर्न अगर हथेली पे आ गए तो उंगली के पैटर्न कौन से होते हैं वो मैं स्लाइड पे बताऊंगा आपको, और हथेली के पैटर्न यही वाले हैं, वो भी हमने दिखा दिया। एक ही होता है वो, जिसमें वो बनता है, एपेक्स होता है, और उसमें जो रिजेस एक एक जगह अपना अपना सेंटर पॉइंट बताती है। लेकिन हथेली पे भी एक एबनॉर्मलिटी शो होती है कि जैसे आपको एक पॉइंट लेना है गुरु के पर्वत से एपेक्स पॉइंट को, वहाँ एक स्याही से मार्क कर दीजिए पेन से, एक बुध पर्वत के एपेक्स पॉइंट को मार्क कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे जहाँ पर ये मणिबंध के ऊपर, वहाँ भी आपको थोड़ा ऊपर नॉर्मल को उसमें इसी तरह का एपेक्स दिखाई देगा अगर नॉर्मल है। तो यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करेंगे दो तिकोना, जिसको एटीडी एंगल बोलते हैं, यहाँ से अगर ये एटीडी एंगल गई, वहाँ लाइन गई, तो ये नॉर्मल होती, व्यक्ति मतलब नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे वाला जब तिकोना ऊपर की ओर उठता है, वो आदमी के अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा करता जाता है। मतलब आदमी के पर्सनैलिटी का असेसमेंट आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। और ये जो असेसमेंट है, ये जो गुण अवगुण आते हैं, ये एटीडी एंगल इधर उधर डिस्प्लेस होने से, ये माउंट डिस्प्लेस होने से, ये आदमी जब माता के गर्भ में होता है तभी डेवलप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो माता अगर स्ट्रेस से गुजरती है, किसी भी किस्म के स्ट्रेस से, दुर्व्यवहार के कारण या बहुत दुखी हो जाने के कारण या अत्याचार के कारण या किसी किस्म के रोग के कारण, तो उसका सीधा सीधा चीज़ जो है असर उसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर ट्रांसफ़र होता है और उसमें ये एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप होती है। तो जिस तरह का ट्रीटमेंट उसको मिला माता को, उसका काउंटर जो है, उसका जो काउंटर गुण है वो उस शिशु में डेवलप होता है। कि जैसे हम एक एग्जांपल दे के फिर मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मान लीजिए एक महिला प्रेग्नेंट है और उसका जो हस्बैंड है वो उससे बहुत दुर्व्यवहार करता है या मारपीट करता है, जो भी करता है, तो वो शिशु के जो हथेली पर इस चीज़ का, हथेली मतलब मस्तिष्क से होती हथेली पर इसके इम्प्रिंट्स आ जाते हैं। मतलब उसका जो एटीडी एंगल है वो बिगड़ता है। कई दफ़ा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उंगली के पैटर्न हथेली पे आ जाते हैं। और इसके क्या होते हैं परिणाम, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा। तो ये कंजेनाइटल मतलब प्री बर्थ कहना चाहिए, कंजेनाइटल तो हो ही जाएगा, प्री बर्थ के इंडिकेशन आने लगते हैं। मतलब पिता का अत्याचार हुआ तो उसने एक काउंटर गुण डेवलप कर लिया कि हम इस प्रतिहिंसा का जवाब उसी प्रकार से देंगे। अब जब वो जन्म लेके बाहर आता है तब वो एक हिंसा या प्रतिहिंसा का वो लेके आता है गुण। और ये ज़रूरी नहीं ये गुण अवगुण वो पिता के ऊपर ही इसको आजमाए, ये समाज में किसी के साथ भी ये इस तरह का काम कर सकता है। तो ये एक छोटा सा पौधा जो अंकुरित होता है माता के गर्भ में, जब ये बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है, तो ये एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तो जो वृक्ष तो वही होता है कि जो छाया दे लोगों को, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो लोगों को समाप्त ही कर देते हैं। उसके पीछे यही है, कारण है। तो हम ये रिजेस का अध्ययन करें, एटीडी एंगल का अध्ययन करें, रिज पैटर्न का अध्ययन करें, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेंगे। और इसके ऊपर से जाके आपने जो लाल किताब की कुंडली बनाते हैं उसमें इसको करेक्शन करें और ऐड भी करते जाएं, तो देखिए कितने बहुत बढ़िया परिणाम आएंगे आपको। अब ये रिजेस और एंगल वाली जो थ्योरी है, ये आधुनिक
थ्योरी है। हालांकि पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत काम किया है, लेकिन हमारे यहाँ का एक स्वभाव था कि हम किसी भी जो चीज़ है उसको छुपा के रखते थे, तो कई चीज़ें उनके साथ ही चली गई, हमारे हाथ में कुछ नहीं आई। तो बाद में ये डेवलप धीरे धीरे की जाने लगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि हम कब इस लेवल पर पहुँचेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ऐसा बताया कि अब मैं लाल किताब में धीरे धीरे गहराई में उतरता जाऊंगा, तो कृपया आप उसको अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद उसमें रिसर्च करने की कोशिश करें। एडवेंचर पे ना जाएं, उपाय के पीछे मत दौड़ें। सिर्फ उपाय तो आपको अपने आप ही आ जाएंगे। जब लाल किताब में पूरी चीज़ें आपको आने लगेंगी तो उपाय अपने आप आपके मन से जनरेट होने लगेंगे। क्योंकि मैंने अभी कई दर्शकों को देखा है कि 1-2 कुंडली में 1-2 ग्रहों को लेकर उपाय पूछना शुरू कर देते हैं, भले वो उनके लिए ज़रूरी हो या ना हो। ये बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ और बार बार बोलता हूँ और अब आगे भी बोलूँगा कि उपाय को या लाल किताब को आप एज एन एडवेंचर मत लीजिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह पे नुकसान होने लगता है। तो आप कहेंगे कि ये आदमी बार बार हमें फालतू में उपदेश देता रहता है, लेकिन मैंने अपने जो एक्सपीरियंस से और जो उससे सीखा है वो अब बताना मैं आपको अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो ये यहीं तक। अगले वीडियो में मैं स्लाइड्स लगाऊंगा और स्लाइड को एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये रीजन्स क्या है, पैटर्न क्या है और इनके परिणाम क्या होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।